सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी आज आपके लिए भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित, भारत के परिचय से संबंधित और भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें भौतिक प्रदेशों से संबंधित कुछ बातें हम लोग आज करेंगे। और इन टॉपिकों में से भारत के जो भूगोल है उस टॉपिक में से 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। तो उसको हमको ध्यान देना है दोस्तों कि 1 से 2 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जो मोटी मोटी मेन जानकारियां हैं, जो प्रश्नों को हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई बहुत गहनता से बहुत गूढ़ प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, एक सामान्य भारत की जानकारी के संबंध में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कितने आ चुके हैं और किस प्रकार के आए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पुलिस कांस्टेबल 2005 में आया हुआ है। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन 2 देशों को जोड़ता है? तो हमें इन देशों में से बताना है कि भारत और भारत के आसपास के देशों में से कौन से देशों को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखें जो 2007-8 के अंदर पुलिस कांस्टेबल में आया। 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है वह है। इन चारों राज्यों में से बताना है कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अपन और देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें, सर क्रिक क्या है? इसमें से बताना है कि सर क्रिक जो क्षेत्र है वो क्या है। यह पुलिस कांस्टेबल 2005 का प्रश्न है। भारत का प्रथम मानव रहित वायुयान, भारत व पाकिस्तान का विभाजन करने वाला दलदली क्षेत्र, अमेरिका का उपग्रह और भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित दर्रा। तो इनमें से कौन सा प्रश्न आंसर होगा इसका वो देखना है हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? तो मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा में से बताना था। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित जानकारियां। तो आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले भारत की स्थिति कहां पर है विश्व के संदर्भ में। तो इसमें से देखें वो दोस्तों कि ये वाली जो रेखा ग्लोब हमें पूरा दिख रहा है, पूरा विश्व दिख रहा है, और ये वाली जो रेखा है ये है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग के अंदर, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी भाग के अंदर भारत है, इसलिए भारत जो की स्थिति हो गई उत्तरी गोलार्ध में। अब दूसरा स्थिति हम देखें कि जो हमारी केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, वो कहां से गुजर रही है। तो देखिए 0 डिग्री का जो देशांतर है ग्रीनविच रेखा का वो यहां से गुजर रहा है। इसका मतलब ब्रिटेन में लंदन के पास से, ग्रीनविच शहर के पास से गुजर रहा है ये। तो यहां से यदि ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में देखें तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई? पूर्व दिशा, और ये वाली पश्चिम दिशा। तो पश्चिमी दिशा का पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है और पूर्व दिशा वाला पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। तो पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में यदि पृथ्वी को हम बांटें, पूरे ग्लोब को बांटें, तो भारत किस गोलार्ध में होगा? पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो पूर्व पश्चिम के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध और उत्तर दक्षिण के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध के अंदर भारत की स्थिति आती है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कहां पर आती है। अब आगे देखते हैं भारत से ही संबंधित कुछ और देश कि भारत विश्व के संदर्भ में कितना क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा देश है। तो दोस्तों इसको देखें कि भारत का कौन सा नंबर है। तो इसके अंदर देखें भारत का 7वां नंबर है जो ब्राजील से छोटा है, और सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। 170.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, यानी 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, फिर चीन, फिर इसके बाद छोटा जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया उससे छोटा, फिर ब्राजील 6ठे नंबर का छोटा देश है, और 7वें नंबर पे आता है भारत। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और विश्व के संदर्भ में देखें तो केवल ये 2.41% क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है विश्व के। तो इस तरीके से भारत को हमको ध्यान रखना है कितने नंबर का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं अगले तथ्यों पर। तो इसके अंदर देखें दोस्तों कि इसकी लोकेशन भी देखिए आप। तो इसके अंदर देखिए सबसे बड़ा देश रूस, ये वाला जो पूरा 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसको देखें तो देखिए एशिया महाद्वीप की जो सीमा है वो ये वाली है, और इसके इधर वाला पश्चिम वाला रूस यूरोप महाद्वीप में है, और पूर्व वाला जो देश रूस का भाग है वो एशिया महाद्वीप के अंदर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, जो कि द्वीपों में भी फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका का देश है महाद्वीप का। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो चीन का स्थान आता है, एशिया का देश। उसके बाद चौथे नंबर पे देखें आप तो संयुक्त राज्य अमेरिका,
5वें नंबर पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया, जो एक महाद्वीप भी है और देश भी है। इसके बाद ब्राजील का नंबर आता है छोटे के अंदर, और फिर 7वां आता है भारत का। तो इस तरीके से इनकी स्थिति को देख करके इस मैप में आप इनका अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं अगले कुछ तथ्य कि भारत की स्थिति देशांतर अक्षांश के आधार पर जो स्थिति है वो निरपेक्ष स्थिति को देखें हम, तो देखिए भारत जो है, जो अक्षांश के रूप में देखें तो उत्तर के अंदर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिण के अंदर देखें तो मुख्य भूमि को देखिए दोस्तों, मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट तक है। जबकि इधर देखें अपन, ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है भारत के, उनको देखिए दोस्तों, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, कुल अक्षांशीय विस्तार बोलें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट तक का पूरा विस्तार है। इसके बाद देखें कि मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये उत्तरी अक्षांशों में फैला हुआ है, उत्तर की तरफ बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ हम देखें कि देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, तो देखिए पश्चिम के अंदर जो ये देशांतर गुजर रहा है भारत के पास से, यह है 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर। और पूर्व के अंदर भारत में देखें तो देखिए दोस्तों, पूर्व के अंदर जो देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबिथू नामक जगह है। यहां का मेन अंतिम बिंदु जो गांव है वो किबिथू है। और पश्चिम के अंदर देखें गुजरात के अंदर तो वो है गौरमोती क्षेत्र। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। भारत का पूर्वतम बिंदु प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का किबिथू। जबकि भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, वो है गौरमोती। ऐसे ही हम देखें उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो वह है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल का मतलब जो ट्रांस हिमालय के अंदर एक दर्रा है जिसको हम इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं, जम्मू और कश्मीर के अंदर। और दक्षिण में देखें मुख्य भूमि पर तो है कन्याकुमारी। तो देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत इंदिरा कौल से कन्याकुमारी तक है। जबकि द्वीप समूहों के अंदर देखिए यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो इधर ध्यान देना है, इधर इंदिरा पॉइंट है और इधर इंदिरा कौल है, ये ध्यान देना है हमें। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा नहीं कर देना है। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ का ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखें दोस्तों कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है भारत की। तो इसमें देखिए 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की तरफ भारत फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो 3214 किलोमीटर फैला हुआ है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई के अंदर 281 किलोमीटर का अंतर है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी है कि ये बहुत ही जो बेसिक प्रश्न है इनमें से आ जाते हैं कभी कभी। तो आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। जो किन किन देशों के अंदर जा रही है उसको भी देखिए। तो इसके अंदर देखिए बांग्लादेश, जो कि सबसे लंबी सीमा रखता है भारत के साथ स्थलीय, उसके अंदर 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये दिखता तो छोटा है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी सीमा होने की वजह से इसकी लंबाई अधिक है। अब इसके अंदर देखिए भारत के कौन कौन से राज्य इस बांग्लादेश से की सीमा पर स्थित हैं। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। इसके बाद चीन को देखें दोस्तों, द्वितीय नंबर पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है चीन के साथ 3917 किलोमीटर। इसके साथ देखिए कौन कौन से राज्य हैं, 3 जगह टुकड़े टूटे हुए हैं। तो सबसे पश्चिम में देखें जम्मू कश्मीर, फिर आ जाता है थोड़ा सा पूर्व की तरफ चलें तो हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड। तो इसके अंदर ये 3 राज्य जो है पश्चिम की तरफ हैं। उसके बाद नेपाल आ जाता है और फिर उसके बाद नेपाल के बाद सिक्किम राज्य आ जाता है हमारा। उसके बाद फिर भूटान देश आ जाता है और उसके बाद अंतिम जो हमारा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर भारत चीन की सीमा 3 जगह टूटी हुई है, जो मैप में भी हम देखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान 3310 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है और इसमें 4 राज्य जो है वो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है भारत के। गुजरात दक्षिण में देखें तो, और फिर राजस्थान आता है, उसके बाद पंजाब और जम्मू व कश्मीर का क्षेत्र आ जाता है। चलिए और देश भी देखें तो आइए चलते हैं। भारत का चौथा देश जो है लंबाई की दृष्टि से, सीमा की लंबाई की दृष्टि से, नेपाल है 1752 किलोमीटर। इसके साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा संलग्न है वो देखें तो उत्तराखंड पश्चिम की तरफ, फिर उसके बाद दक्षिण की तरफ नेपाल के दक्षिण की तरफ है उत्तर प्रदेश और बिहार,
और फिर पूर्व की तरफ दो राज्य आते हैं, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। तो ये दोनों राज्य पूर्व की तरफ नेपाल की सीमा लगाते हैं, नेपाल के पूर्व में। इसके बाद देखिए पांचवा देश जो आता है म्यांमार। तो म्यांमार जो है 1458 किलोमीटर की सीमा इसके साथ लगाता है भारत, और अरुणाचल प्रदेश उत्तर में, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य इसके सीमा पर स्थित हैं। इसके बाद देखिए भूटान छठे नंबर पे आता है और 587 किलोमीटर की सीमा भूटान की है। अब भूटान जो है वो भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है। भूटान के पश्चिम में सिक्किम है, पश्चिमी बंगाल है पश्चिम में और दक्षिण में, फिर असम है दक्षिण में, और पूर्व के अंदर भूटान के पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटी सीमा जो बना रहा है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है और केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर से स्पर्श करता है। तो हमें यह ध्यान देना है, सबसे छोटी सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की। और सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। चलिए इसको मैप में भी देखते हैं दोस्तों। आइए अब देखिए दोस्तों, पश्चिम से चलें तो पाकिस्तान की सीमा यहां से लेकर और जम्मू कश्मीर में जहां तक अफगानिस्तान है वहां तक की है। 3-4 राज्य यहां पे, सबसे दक्षिण में गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर। इस तरीके से 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है। और यह सीमा 1947 के अंदर सर जो रेड क्लिफ थे उन्होंने निर्धारित की थी, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है हमें। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर अफगानिस्तान की सीमा है। अफगानिस्तान बहुत छोटी सी सीमा जम्मू कश्मीर में लग रही है और 80 किलोमीटर लंबी है, एक ही जो है राज्य है इसमें। इसके बाद चीन को देखें, मैंने बताया था कि 3 जगह यह सीमा टूटी हुई है। तो यहां से देखें, अफगानिस्तान के पास से चीन की सीमा नेपाल तक आती है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य आता है। उसके बाद फिर नेपाल आ जाता है। और उसके बाद देखिए यहां पर चीन की सीमा है सिक्किम की, जो सिक्किम का उत्तरी भाग है वो चीन से लगा हुआ है। उसके बाद भूटान आ जाता है और भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से लगी हुई है। यानी चीन से जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय लगी हुई है वो 3 टुकड़ों में है। पश्चिम के अंदर 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर मध्य में सिक्किम है और पूर्व के अंदर अरुणाचल प्रदेश है। और कुल सीमा इसकी हमने देखा था कि 3917 किलोमीटर है। चलिए अब इसके बाद देखें दोस्तों नेपाल की सीमा। तो देखिए नेपाल की सीमा इधर उत्तराखंड से प्रारंभ होती है और फिर इधर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। इस तरीके से नेपाल को चारों तरफ से, 3 तरफ से जो है भारत घेर रखा है और एक तरफ से चीन ने घेर रखा है। तो चारों तरफ से ये स्थलबद्ध देश है। इसके बाद देखें भूटान को दोस्तों। तो देखिए भूटान जो है ये इधर पश्चिम में भारत से, फिर असम और पश्चिमी बंगाल और सिक्किम इसके अंदर आता है और पूर्व के अंदर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो ये भूटान की सीमा जो है वो इस तरीके से लगी हुई है और 587 किलोमीटर केवल लंबाई है। म्यांमार की सीमा को देखें तो दोस्तों देखिए, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा होती है पटकोईबुम श्रेणियों के पास से। उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। तो ये 4 राज्यों से लगी हुई है म्यांमार की सीमा। अब उसके बाद बांग्लादेश को देखिए, जो सबसे लंबी सीमा रखता है भारत से। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा रखता है। यहां से स्टार्ट करें तो पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिम बंगाल आता है। उसके बाद देखिए यहां पर मेघालय, मेघालय के बाद यहां पर असम आ जाता है, असम के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम आ जाता है। तो इस तरीके से ये बांग्लादेश जो है वो चारों तरफ से भारत से स्थल रूप में घिरा हुआ है और दक्षिण के अंदर जो है बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे भारत के अंदर जो सीमाएं हैं वो किस किस नामों से जानी जाती है। तो पाकिस्तान की सीमा 1947 में बनी और रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, इसको ध्यान देना है। इसके बाद देखें अफगानिस्तान की सीमा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में से जो सीमा रेखा बनाई गई और जो थोड़ा सा टुकड़ा भारत और अफगानिस्तान के बीच में से बनाया गया उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है और ये ब्रिटिश टाइम पर 1893 में बना दी गई थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1914 के अंदर जो भारत और चीन के बीच की सीमा, नेपाल और चीन के बीच की सीमा और भूटान और चीन के बीच की सीमा निर्धारित की गई, जिसको किया था हेनरी मैकमोहन ने। तो मैकमोहन सीमा के नाम से जानी जाती है। भारत से लेकर, भारत की यहां से चीन से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की पूरी सीमा को, जो नेपाल और चीन की भी है, भूटान और चीन की भी है और भारत और चीन की भी है, इस सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद म्यांमार की सीमा और बांग्लादेश की सीमा, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब ये सीमाएं बनाई गई। तो उस समय बांग्लादेश नहीं था, उस समय था पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा 1947 में ही बनाई गई थी, जो बाद में 1971 के अंदर जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तब ये बांग्लादेश और भारत की सीमा बन गई। तो इस तरीके से सीमाओं के नाम भी हमें ध्यान रखने। चलिए आगे चलते हैं।
संभावित प्रश्नों पर जो कुछ हमने पढ़ा है अभी तक, उसमें से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं देखते हैं। आइए, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से, ये ध्यान दे दोस्तों, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो इसमें देखना है पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय। मैंने लाइन खींची थी, 3 तरफ से कौन सा राज्य भारत का घिरा हुआ है। तो इसके अंदर कौन सा राज्य आएगा जो बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा प्रवेश किए हुए है, तो यह है त्रिपुरा। छोटा सा राज्य है जो 3 तरफ से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी है। तो कौन से देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत की सबसे लंबी है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर से। तो हमने अभी देखा था कि किस देश के साथ है, लगता तो छोटा है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी सीमा होने की वजह से सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ। चलिए अब चलते हैं अगले तथ्यों पर। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये तो थी हमारी स्थलीय सीमा। अब आते हैं हम जलीय सीमा पर। तो जलीय सीमा की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि पर जो जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। यानी भारत की स्थलीय जो सीमा के नीचे प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी सीमा, यानी गुजरात से लेकर पूरा हम चलें तो इधर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तक, पूरा बांग्लादेश तक की यह सीमा 6100 किलोमीटर तक की लंबाई की है। तो इस सीमा के अलग अलग नाम भी हैं और वो भी हम देखेंगे। इससे पहले हम ये भी देखेंगे भारत के पास केवल मुख्य भूमि या प्रायद्वीपीय भारत की सीमा ही नहीं है, उसके बाद द्वीप समूह भी है। तो जलीय सीमा लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी भी तो जलीय सीमा है। और भी द्वीप है हमारे पास, श्रीलंका के पास जैसे रामेश्वरम है, पेम्बन द्वीप है और दमन द्वीप के द्वीप हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे द्वीपों की सीमा मिलाकर यदि दोनों को जोड़ दें जलीय सीमा, तो दोनों को जोड़कर 7516.6 किलोमीटर की जलीय सीमा हो जाती है। यानी 1416.6 किलोमीटर द्वीपों की जलीय सीमा है, ये ध्यान रखना है हमें। और कुल भारत की जलीय सीमा कितनी है मुख्य भूमि की? वो है हमारी 6100 किलोमीटर। तो इसको दोनों को ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं अगले चीजों पर। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, भारत के अंदर से यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ हम देखें तो भारत का जो मानक समय देशांतर है वो कौन सा है, यानी मानक समय रेखा कौन सी है उसको देखें तो 82.5 डिग्री की जो रेखा है वो है मानक समय रेखा। और ये जो रेखा है वो इलाहाबाद शहर के पास से गुजर रही है। इलाहाबाद शहर के पास एक छोटा सा गांव है नैनी गांव। ये नैनी गांव है, नैनीताल नहीं है, उत्तराखंड का नैनीताल नहीं है, ये ध्यान देना है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए ये गुजरती है उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद के पास से और नैनी गांव के पास से होकर के गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत को लगभग मध्य में से बांटती है। और भारत का जो मानक समय है वो इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है, क्योंकि भारत का लगभग विस्तार जो है 30 डिग्री देशांतरों में, तो मध्यवर्ती भाग में से जो रेखा गुजरेगी उसका हम लोग मानक समय ले लेते हैं, जिससे कि एक समान समय पूरे देश में आकलित किया जा सके, घड़ियों में निर्धारित किया जा सके। तो अब साथियों चलते हैं अगले बिंदु पर। तो इसके अंदर देखें दोस्तों, भारत से एक रेखा और गुजरती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ये देखिए दोस्तों, ये 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है जो भारत से गुजरता है। और इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है उत्तरायण के समय 21 जून को लंबवत पड़ती हैं। तो भारत से एक समय ऐसा है जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, लेकिन प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है वो हम देखें। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो एक तो ये प्रश्न है, और ये भी आ जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य से भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसको ध्यान देना है कि राज्य से कौन कौन से गुजरती है। तो देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पश्चिम के अंदर सबसे पहला राज्य आता है गुजरात। गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप से ये गुजरती है। फिर आता है राजस्थान, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से बिल्कुल स्पर्श करके दक्षिणी भाग से ये गुजरती है, बांसवाड़ा शहर के पास से। उसके बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पे आता है झारखंड, छठे नंबर पर पश्चिमी बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो ये ध्यान देना है, पूर्वोत्तर राज्यों में से दो में से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर और नागालैंड से नहीं गुजरती, असम से नहीं गुजरती। इधर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, पास में है कर्क रेखा के लेकिन गुजरती नहीं है। बिहार से भी नहीं गुजरती, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती और महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती। तो ये ध्यान देना है
कि इन राज्यों से नहीं गुजरती, केवल हमारी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसका क्रम से पश्चिम से पूर्व की ओर हमको ध्यान देना है। सबसे पश्चिम में गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से गुजरती है, इसको क्रम से ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर राज्यों में से भी पूछा जा सकता है कौन से राज्य से गुजरती है या कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो इस तरीके से कर्क रेखा की स्थिति को हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें से प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए भी हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कुछ संभावित प्रश्नों के ऊपर जो हमने अभी तक पढ़ा है। कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हमें ध्यान देना है प्रश्न पढ़ते समय। नहीं भी इंग्लिश का भी प्रश्न पढ़ना है, कई बार हिंदी के प्रश्न में नहीं होता है, तो हमें इंग्लिश वाला सही माना जाता है। तो राजस्थान, त्रिपुरा और गुजरात और उड़ीसा। तो इसके अंदर देखिए साथियों, उड़ीसा हमने देखा था कि उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो आंसर हमारा उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान से स्थानीय समय को दर्शाता है? यानी भारत का जो मानक समय लिया जाता है कौन से स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? यह दर्शाता है कौन से? नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और इलाहाबाद में से इलाहाबाद से। इलाहाबाद का नैनी गांव जो है बिल्कुल पास में, उसी के स्थानीय समय से लेकर के हम लोग पूरे देश का समय लेते हैं। चलिए यह आंसर हमारा हो ही जाएगा। अब चलते हैं कुछ अगले तथ्यों पर। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि द्वीपों के मध्य जो जल मार्ग हैं, यानी जलीय भाग है जिसको चैनल के नाम से जाना जाता है, यानी 2 द्वीपों के बीच में से ऐसा गहरा जलीय भाग जहां से जहाज आराम से जा सकते हैं, चट्टानें अड़ती नहीं है, तो ऐसे भाग को हम कहते हैं चैनल। तो इस जलीय भाग को अलग अलग अक्षांशों के आधार पर या विशेष नाम के आधार पर जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि अरब सागर के अंदर जो विभिन्न द्वीप समूह हैं, भारत और भारत के पास जो देश है मालदीव्स, उसके बीच में से कौन कौन से चैनल गुजरते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें। तो ये है हमारा लक्षद्वीप, ये पूरा ये लक्षद्वीप समूह है। इसकी राजधानी है कवारत्ती यहां पर, और इसका दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और जो हमारी राजधानी लक्षद्वीप की है कवारत्ती, इसके बीच में से कौन सा चैनल है, यानी कौन सा अक्षांश गुजरता है, ये हमें ध्यान देना है। तो इसके अंदर से 9 डिग्री अक्षांश गुजरता है, यानी 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसके बीच में से होकर के गुजर रहा है, और यहां पे जलीय भाग है, तो इसको कहते हैं 9 डिग्री चैनल। तो इसको ध्यान देना है कौन से 2 द्वीपों के बीच में है। ये कवारत्ती उत्तर में है और मिनिकॉय इसके दक्षिण में है, तो इसके बीच में से जलीय मार्ग है ये। अब दूसरा जलीय मार्ग देखें हम, तो वो है 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल हमारे लक्षद्वीप के दक्षिणतम जो द्वीप है मिनिकॉय, उससे मालदीव के जो द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है मालदीव, उसके बीच में से होकर के 8 डिग्री का जो अक्षांश गुजरता है और पूरी तरीके से जलीय भाग है, और यहां से जहाज आराम से जा सकते हैं, तो इसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो ये दोनों चैनल को ध्यान देना है। अरब सागर के अंदर है ये दोनों चैनल, और एक तो लक्षद्वीप के ही कवारत्ती और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है जो कि 9 डिग्री चैनल है, और फिर ये है कवारत्ती और मालदीव्स के बीच में है जो कि 8 डिग्री चैनल है। चलिए अब ये देखें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारत के अंदर जो है विभिन्न चैनल है, तो उन चैनलों को भी देखें। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत के बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर है, मुख्य भारत की भूमि के पूर्व की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसी का बड़ा रूप यदि हम देखें तो देखिए दोस्तों, उत्तरी भाग जो है द्वीपों का वो है अंडमान द्वीप समूह, और दक्षिणी भाग जो है वो निकोबार द्वीप समूह है। अब इनके विभिन्न द्वीपों के बीच में जो है एक जल मार्ग है, काफी चौड़ा, और जहाज आराम से जा सकते हैं, यानी द्वीपों की नीचे की चट्टानें यहां पे टच नहीं होती है। अब इसको देखें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंडमान का द्वीप है वो है दक्षिणी अंडमान, जिसकी इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर है, इस जगह पर दक्षिणी अंडमान में। तो इसको देखें दोस्तों कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक जल मार्ग है जिसको अपन कहते हैं दक्कन पास। तो ये ध्यान देना है, ये भारत के दक्कन प्रायद्वीप के आधार पर, दक्कन जो पठार है उसके आधार पर इसका नाम दिया गया है दक्कन पास। तो ये जलीय मार्ग किस किस को अलग करता है? तो ये करता है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को। ये ध्यान देना है, छोटा अंडमान भी लिख देते हैं कभी कभी लिटिल अंडमान को, तो ये दोनों ध्यान देना है, लिटिल का मतलब छोटा ही होता है। चलिए अब देखते हैं हम लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह जो है, निकोबार का उत्तरी द्वीप, उसके बीच में से गुजरता है 10 डिग्री चैनल।
यानी 10 डिग्री का उत्तरी अक्षांश गुजरता है। काफी चौड़ा जलीय मार्ग है और काफी बड़े जहाज इसके बीच में से जा सकते हैं। तो इन दोनों चैनलों को भी हमको विशेष ध्यान देना है पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से, और अभी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से ये चैनल पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब पश्चिमी तट रेखा को देखें भारत को, तो पश्चिमी तट के ऊपर विभिन्न जो राज्य हैं उनकी तट रेखा को किन किन नामों से जाना जाता है, ये हमको देखना है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए हम, तो देखिए यहां पर पाकिस्तान से लेकर कच्छ की खाड़ी तक कच्छ का प्रायद्वीप है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी के नीचे से लेकर ये वाला भाग काठियावाड़ या सौराष्ट्र प्रायद्वीप कहलाता है, और ये लेकर सूरत तक का जो क्षेत्र है ये भाग कहलाता है। अब सूरत से लेकर गुजरात का दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र और गोवा, यहां तक देखें गोवा तक, तो इसको कहते हैं कोंकण तट। तो ये ध्यान देना है कि महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा का क्षेत्र इसमें शामिल है कोंकण तट में। इसके बाद देखिए गोवा से नीचे हम चलें तो गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर बंदरगाह तक, तो कन्नड़ तट कहलाता है इसका नाम। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, मैंगलोर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक हम चलें तो केरल का जो तट है वो मालाबार तट कहलाता है। तो इसको ध्यान देना है। उत्तर से दक्षिण तक कौन कौन से तट हो गए, एक तो कच्छ का प्रायद्वीप, एक सौराष्ट्र का प्रायद्वीप जिसको कच्छ का तट या सौराष्ट्र के प्रायद्वीप को हम काठियावाड़ तट भी कह देते हैं, दोनों नामों से जाना जाता है। उसके बाद सूरत से लेकर गोवा तक का तट है कोंकण तट, और गोवा से लेकर के ये तट आ जाता है कर्नाटक के अंदर मैंगलोर तक कन्नड़ तट, और फिर मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक आ जाता है हमारा मालाबार तट। तो इन तटों को विशेष ध्यान देना है कि कौन कौन से राज्यों पर स्थित है ये तट। अब चलते हैं दोस्तों पूर्वी तट की ओर। पूर्वी तट पे हम देखें तो देखिए तमिलनाडु में कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। इसके बाद देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पुलिकट से लेकर महानदी तक का जो क्षेत्र है, जो महानदी का डेल्टा है उड़ीसा के अंदर, वहां तक का क्षेत्र उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट कहलाता है। इसको भी ध्यान देना है, काकीनाडा तट भी उत्तरी सरकार के तट को ही कहते हैं। उसके बाद देखें जो ये वाला तट है महानदी के डेल्टा से लेकर जो गंगा नदी का भाग है बांग्लादेश तक, पश्चिमी बंगाल तक, वो वाला तट जो कहलाता है वो कहलाता है उत्कल तट। तो हमें ध्यान देना है, जो पूर्वी तरफ के भाग हैं वो 3 तटों के नाम से जाने जाते हैं। सबसे उत्तर में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उत्कल तट के नाम से। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तट है उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट के नाम से जाना जाता है, और सबसे दक्षिण में पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का विशेष रूप से तमिलनाडु का भाग आता है, वो जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। तो ये हमें विशेष ध्यान देना, इन तटों के नाम में से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसमें से देखते हैं कि तटों की लंबाई के आधार पर 2-3 राज्य कौन से सबसे बड़े हैं और 2-3 राज्य कौन से सबसे छोटे हैं। तो सबसे बड़े वाले सबसे पहले देखें तो देखिए दोस्तों, गुजरात का जो तट है कच्छ का प्रायद्वीप वाला भाग, यहां से लेकर तटीय रेखा जो है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, यहां पर कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और यहां तक का पूरा भाग। तो ये दिखता तो छोटा सा है लेकिन इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे लंबी है भारत के विभिन्न राज्यों में से। यह है 1214.7 किलोमीटर लंबी है। तो ये दिखता छोटा है लेकिन है सबसे लंबी तट रेखा। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो दिखने में सबसे बड़ा दिखता है आंध्र प्रदेश का तट, कृष्णा गोदावरी डेल्टा होकर के और तमिलनाडु तक का, ये दूसरे नंबर पे आता है तट रेखा की लंबाई 973.7 किलोमीटर के अंदर। अब तीसरा तट देखें तो इसमें देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नीचे ही तमिलनाडु का भाग आ जाता है। तो इसके अंदर तमिलनाडु वाला जो तट है कन्याकुमारी तक और केरल तक, आंध्र प्रदेश से केरला तक, तो इसकी कुल लंबाई है 906.9 किलोमीटर। तो ये 3 तट हैं जो क्रम से हमको ध्यान देने। अब देखते हैं सबसे छोटे वाले 3 कौन से हैं। आइए इसमें देखें दोस्तों, सबसे छोटा तट जो है वो कौन सा है, यहां पर केरल के अंदर, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में 3 जगह पर केंद्र शासित राज्य जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश वो स्थित है। पुद्दुचेरी या पांडिचेरी के नाम से उसको जानते हैं हम। तो ये तीनों जगह मिलाकर इसकी तटरेखा की लंबाई केवल 30.06 किलोमीटर है। तो यानी सबसे छोटा जो तटरेखा के ऊपर केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सबसे छोटी लंबाई है। उसके बाद देखें दमन और दीव, तो यहां पर दीव है और यहां पर दमन है। तो यह भी केंद्र शासित प्रदेश है गुजरात में, एक तो सौराष्ट्र प्रायद्वीप पर और एक इधर मुख्य भूमि पर सूरत के नीचे की तरफ।
तो इसको देखें तो ये 59.5 किलोमीटर की तटरेखा रखता है। अब देखें मुख्य राज्य कौन से हैं, तो सबसे छोटा सीमा रखने वाला सबसे छोटा राज्य ये वाला इधर पश्चिमी तट के ऊपर गोवा है। सिक्किम के बाद दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आता है गोवा राज्य। तो इसको तटरेखा जो है वो केवल 101 किलोमीटर लंबी है। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है कि तटरेखाओं की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का क्रम क्या रहेगा। चलिए आगे चलते हैं संभावित प्रश्नों पर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? यानी 3 देशों से किस राज्य की सीमा मिलती है, यह हमें ध्यान है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। तो आपको बताना है कि कौन से देश की सीमा जो है वो लगती है। तो हमने देखा था मैप के अंदर कि पश्चिम के अंदर नेपाल था, उत्तर में चीन था, पूर्व में भूटान था। कौन सा था वो राज्य? सिक्किम, छोटा सा। तो इसके अंदर सिक्किम आ जाएगा। चलिए, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा यानी तट सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो हमें ध्यान देना है। हमें देखा भी था अभी, सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की। तो यहां पर आंसर हमारा गुजरात हो जाएगा। चलिए अगले तथ्यों पे चलें। देखें भारत के अंदर जो तटरेखा है भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, उसके पास कौन कौन सी खाड़ियां हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले जहां कच्छ प्रायद्वीप है, पाकिस्तान और भारत की सीमा जहां पे मिलती है वो है सर क्रीक, छोटा सा दलदलीय क्षेत्र और छोटी सी खाड़ी है। उसी के पास जस्ट छोटी सी एक खाड़ी और है कोरी क्रीक, यहीं पर गुजरात में कच्छ प्रायद्वीप पर। उसके बाद नीचे आए दोस्तों तो यहां पर देखिए ये वाली कच्छ की खाड़ी, जहां पर कांडला बंदरगाह भी है। अब नीचे देखें जो सौराष्ट्र या काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसको कहते हैं अपन, और इसके और भारत के मुख्य भूमि के बीच खंबात की खाड़ी है। इसके नीचे आइए दोस्तों, नीचे देखिए यहां पर श्रीलंका द्वीप है और श्रीलंका और भारत के नीचे कन्याकुमारी के पास वाली जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मन्नार की खाड़ी के ऊपर जो भगवान राम के द्वारा बनाया गया जो पुल माना जाता है, आदम पुल जिसको कहते हैं, उसके ऊपर पाक की खाड़ी है और पाक की खाड़ी के ऊपर फिर बंगाल की खाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच में, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में, यहां पर श्रीलंका और भारत के बीच में एक है पाक जल संधि। इसे भी हमको ध्यान रखना है। पाक जल संधि या जल डमरू मध्य किसको कहते हैं, यह हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा सकड़ा जलीय मार्ग जो 2 स्थलीय भागों को, 2 द्वीपों को अलग करता है बिल्कुल, और 2 खाड़ियों को जोड़ता है, ऐसे स्थलीय भाग को हम कहते हैं। इसको समझें। देखिए यहां पर श्रीलंका का ये वाला भाग स्टार्ट होता है और यहां पर ये आदम वाला पुल है, इसके बीच में और पाक खाड़ी के बीच में जो है केवल एक सकड़ा जलीय मार्ग है, जिसके अंदर अभी सागर सेतु के नाम से एक परियोजना भी चलाई गई थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में एक सकड़ा जलीय मार्ग है, जिसे हम कहते हैं पाक की जल संधि, यानी पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। तो इसको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखें तो ये बड़ी खाड़ी हमारी बंगाल की खाड़ी है, जिसके अंदर भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिम में देखें तो अरब सागर है और दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है। तो इन खाड़ियों को भी हमको ध्यान देना है कि कहां कहां पर ये स्थित है। अब आगे तटरेखा से संबंधित कुछ अन्य जानकारियों पर। तो देखिए सबसे पहले भारत की जो तटरेखा है वो 12 समुद्री मील, भारत के अंदर तट से जो धरती है उससे 12 समुद्री मील तक भारतीय तटरेखा कहलाती है। एक समुद्री मील को देखें हम तो एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। ये ध्यान दें, क्योंकि जो धरातल के ऊपर, स्थल खंड के ऊपर 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर हम मानते हैं, लेकिन समुद्री मील के अंदर विशेष ध्यान देने की बात है कि जो समुद्री मील की दूरियां नापी जाती है वो एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको ध्यान देना है कि भारत की धरती से लगभग 12 नॉटिकल मील भारतीय तट रेखा मानी जाती है। इसके बाद हम देखें तो अविच्छिन्न मंडल, यानी भारत की जो तटरेखा से 12 नॉटिकल मील के, यानी 24 नॉटिकल मील, भारत के धरती से 24 नॉटिकल मील अविच्छिन्न मंडल माना जाता है। अविच्छिन्न मंडल के अंदर हमारा वैधानिक और कानूनी अधिकार होता है, अर्थात इसके अंदर कोई भी जहाज विदेशी आएगा और यदि वो सामान या यात्रियों को उतार रहा है तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी होगी। केवल भोजन और पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए तो फिर उसको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती है, लेकिन उसमें शर्त यह है
कि केवल पेट्रोल, डीजल या भोजन संबंधी सामग्री उसको दी जाएगी और उससे पैसा लिया जाएगा। कोई भी यात्री और कोई भी दूसरा सामान उसका उतारा नहीं जाएगा, तो कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत वो नहीं आएगा। यानी ये भी हमारा कानूनी क्षेत्र है। यहां पर घुसने के बाद किसी भी जहाज पर हम कस्टम के सारे कानून लागू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है EEZ, यानी भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर समुद्री संसाधनों का भारत का अधिकार होता है और वो दूरी होती है हमारी तट से लेकर यानी 200 नॉटिकल मील वहां तक होती है। यानी 200 नॉटिकल मील तक हमारा तट से लेकर जो है आर्थिक अधिकार होता है। इसका मतलब इस क्षेत्र से हम, जैसे बॉम्बे हाई से हम पेट्रोल निकाल रहे हैं तो पेट्रोल निकाल सकते हैं, अन्य खनिज संसाधन निकाल सकते हैं और मत्स्य संसाधन का विदोहन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 हमारे ये है तट रेखा से संबंधित जानकारियां जो कि हमें ध्यान रखनी है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं और अभी भी आ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर जो है तटीय क्षेत्र के अंदर कुछ खारे पानी की झीलें हैं जिनको हम लेगून झीलें कहते हैं। लेगून झील होती है तट रेखा के पास यदि मिट्टी का अवरोध आ जाए और तट रेखा कटी फटी हो तो ये वाला जो पानी का भाग है इसे हम लेगून झील कहते हैं। इसका मतलब यहां पर या तो चूना की चट्टानें, प्रवाल द्वीप आ जाए, उसकी चट्टान का अवरोध आ जाए, या मिट्टी का अवरोध लहरों के द्वारा बन जाए, तो ऐसे क्षेत्रों को हम लेगून झील कहते हैं। और भारत के अंदर इस प्रकार की 2-3 लेगून झीलें बहुत ही प्रसिद्ध है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक है केरल के अंदर यहां पर वेम्बनाड झील, दूसरी है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। तो ये दोनों ही जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी लेगून झील हैं। आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील ये भी लेगून झील है। तो इस तरीके से ये 3 झीलों को हमको विशेष ध्यान रखना है। 2 झीलें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केरल के तट पर वेम्बनाड और उड़ीसा के तट पर जो है चिल्का झील, तो इसको ध्यान देना है विशेष रूप से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों संभावित प्रश्नों पर। तो जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा उसमें से देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ध्यान देना है, बांग्लादेश से नहीं लगती है। इन 4 में से मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो दोस्तों बांग्लादेश से जो सीमा लगती है वो हमें ध्यान है पश्चिमी बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। इसका मतलब मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसको ध्यान देना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई पूछी गई है, अर्थात इसके अंदर प्रायद्वीपीय भारत और द्वीप समूह दोनों को शामिल किया गया है। तो इसमें देखें दोस्तों कौन सी आएगी इसके अंदर। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो 7516 इसके अंदर राउंड फिगर में दिया गया है 516.6, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब आगे अगले तथ्यों पे चलते हैं। अब आता है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के अंदर कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर विभक्त है उसको। तो सबसे पहले उत्तरी भाग में देखें। जो उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और नीचे मिजोरम तक का फैला हुआ है उसको हम कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो कि हिमालय की पहाड़ियों से आच्छादित है। अधिकांश भाग पहाड़ी वाला है, यानी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। इसके बाद दूसरा देखें दोस्तों, भारत का महान मैदान जो कि गुजरात में कच्छ प्रायद्वीप से लेकर असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के मैदान तक है। इसको कहते हैं सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद देखिए इसी का एक भाग है दोस्तों ये वाला, जो कि थार का मरुस्थल है। कुछ किताबों के अंदर थार के मरुस्थल को मैदानी भाग में ही शामिल कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थार के मरुस्थल को अलग से दर्शा रखा है तो मैदान, लेकिन मरुस्थलीय जो टीले हैं, दोहरे हैं, वो उनकी अधिकता होने के कारण इसको एक पृथक से अध्ययन करने के लिए एक विभाग बना रखा है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी प्रदेश है, जिसको दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो तटवर्ती भाग है, तटीय मैदान के नाम से पूर्वी और पश्चिमी प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, पश्चिमी तट पर और पूर्वी भाग के अंदर। इसके बाद एक और हमारा भौतिक प्रदेश बच जाता है जो कि समुद्र के अंदर स्थित द्वीपों की बात करते हैं। तो लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से और भी छोटे मोटे द्वीप, ये बड़े द्वीप समूह हैं। उसके अलावा बहुत सारे द्वीप श्रीलंका और भारत के मध्य में है
और तटवर्ती भाग के अंदर दमन द्वीप है, इधर न्यूमूर द्वीप है। तो इस तरीके से द्वीपों की जो श्रृंखला है भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में फैली हुई है। तो चलते हैं, इनमें से लेते हैं आज जो है उत्तरी भारत का पर्वतीय प्रदेश। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, उत्तरी भारत के पर्वतीय प्रदेश के अंदर पामीर की गांठ से लेकर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं सेवन सिस्टर्स, वहां पर मिजोरम तक एक चापाकार रूप में एक धनुष कोण बनाता हुआ, यहां पर एक कोनी नुमा कोण बनाता हुआ हिमालय पर्वत फैला हुआ है। अब हिमालय पर्वत के अंदर भौगोलिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन और इसके दर्रे और चोटियां, ये सब हमको देखने हैं। तो सबसे पहले इसका सामान्य चीजें देखें तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है भारत में। इसके अलावा ये जो है नेपाल, भूटान, चीन में भी फैला हुआ है। अब इसके देखें औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर इसकी आती है। इसके बाद ये लगभग 2500 किलोमीटर सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर, यहां से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक, इसमें पूर्वांचल हिमालय शामिल नहीं है, सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक जो है ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। गोर्ज का मतलब यहां समझे दोस्तों कि गोर्ज एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये वाला एक ढाल इधर एक ढाल इधर। तो मान लीजिए ये पूरा पहाड़ है, बीच वाली लाइन जो है चोटी है, एक नदी इस पहाड़ को काटकर और दूसरी तरफ आ जाती है और बीच में गहरा दर्रा, बिल्कुल खड़े ढाल वाला गहरा दर्रा बनाती है, उसे हम गोर्ज कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि सिंधु के गोर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र के गोर्ज तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है हिमालय। अब इसमें देखें तो इसकी टोटल हिमालय की औसत जो चौड़ाई है, जिसके अंदर चारों श्रृंखलाएं आ जाती है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसकी जो औसत चौड़ाई है वो 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक का है। यानी पश्चिमी भाग में ये 400 किलोमीटर की लगभग चौड़ाई में फैले हुए हैं और पूर्वी भाग के अंदर जो है ये 250 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर फैले हुए हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना है। इसके बाद देखें दोस्तों, हिमालय के ऊपर जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके ऊपर, चोटियों के ऊपर बर्फ आच्छादित रहती है, यानी बर्फ से ढकी रहती हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि पूरे वर्ष भर जिस ऊंचाई तक बर्फ रहती है उसे हम कहते हैं हिमरेखा, आइस लाइन। तो हिमरेखा जो होती है पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आर्द्रता की कमी के कारण वहां 5700 मीटर से पूरे वर्ष भर ऊंचाई की तरफ बर्फ ढकी रहती है पर्वत चोटियां। अब पूर्वी भाग के अंदर जहां आर्द्रता अधिक है, वर्षा भी अधिक होती है, वहां पर 4200 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर हमेशा बर्फ से चोटियां ढकी रहती हैं। तो इसको ध्यान देना है कि पूर्वी भाग के अंदर आर्द्रता की अधिकता के कारण हिम रेखा जो है वो नीचाई तक है, जबकि पश्चिमी भाग में आर्द्रता की कमी के कारण हिम रेखा की ऊंचाई जो है वो थोड़ी अधिक है। इसका मतलब 5700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हमेशा पूरे सालों भर बर्फ से आच्छादित रहेंगी पर्वत की चोटियां और पर्वत श्रृंखलाएं। ये हमें विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण पर। तो सबसे पहले हम देखें कि हिमालय को भौगोलिक रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला भाग देखें तो यह है ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरा भाग देखें तो वो है महान हिमालय, जो कि सिंधु के गोर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र के गोर्ज तक फैला हुआ है, एक बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध रूप में। उसके बाद देखिए उसके दक्षिण में लघु हिमालय, जो विभिन्न नदियों के द्वारा जो है काटकर बहुत सारे गोर्ज और दर्रे बना दिए गए हैं। तो टूटी अवस्था के अंदर, विखंडित अवस्था के अंदर लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर बहुत छोटी पहाड़ियों के रूप में और बहुत सारी जगहों पर टूटे हुए रूप में शिवालिक हिमालय जो है वो चौथी भौगोलिक जो इकाई है हमारी पर्वत श्रृंखलाओं की हिमालय की, वो रहती है। इसको दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं और इसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तो इस तरीके से 4 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर ये विभाजित है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय है, उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं और वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले उत्तरी भाग के अंदर पामीर की गांठ से निकलकर काराकोरम पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। उसके बाद उसके नीचे देखें तो लद्दाख श्रृंखला जम्मू कश्मीर के अंदर फैली हुई है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है ये सारी श्रृंखलाएं। उसके नीचे देखें तो जांस्कर पर्वत श्रृंखला है और फिर तिब्बत और चीन के अंदर कैलाश श्रृंखला फैली हुई है, जिसके पास में कैलाश मानसरोवर झील भी है, इसके बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर यहां पर। तो इस तरीके से ये 4 क्रमबद्ध पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं।
इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे हिमनद हैं, यानी ग्लेशियर है, हिम की नदियां जो है वो धीरे धीरे सरक करके ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर आती है। ऐसी बर्फ को जो सरकती है धीरे धीरे करके, उसे हम हिमनद कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहां पर सियाचिन ग्लेशियर, ये वाले भाग के अंदर यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं में। उसके बाद हिस्पार ग्लेशियर, इसी के जस्ट पास में हिस्पार ग्लेशियर है। बाइफो ग्लेशियर, ये भी देखिए इधर पश्चिमी भाग के अंदर बाइफो ग्लेशियर है। इसका मतलब पहाड़ों से धीरे धीरे बर्फ जो है वो सरक के नीचे आती है। और बालतोरो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर के पास में ही बालतोरो ग्लेशियर है। और बतूरा ग्लेशियर, ये भी थोड़ा सा नीचे की तरफ, जो लद्दाख वाला अक्साई चीन वाला भाग है, वहां पर बतूरा ग्लेशियर इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर ये ध्यान दें कि जो पहाड़ियां हैं और उसके बीच में जो घाटियां हैं, उनके अंदर कुछ मैदानी भाग भी हैं। तो इन मैदानी भागों के अंदर 2-3 मैदान महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तरी भाग के अंदर जो है वो है देवसाई का मैदान, ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच में देवसाई का मैदान है। इसके बाद दक्षिणी भाग के अंदर जो मैदान है, ये मैदान है रूपशू का मैदान। तो इसको ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय में 2 मैदान है, उत्तरी भाग के अंदर देवसाई और दक्षिणी भाग के अंदर रूपशू। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कुछ देखें दोस्तों कि यहां पर कुछ चोटियां, और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो है 3100 मीटर और लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। यह सिंधु के गौर से लेकर कैलाश मानसरोवर झील तक। और इसके बाद देखें काराकोरम की चोटियों की बात करें तो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी यहां पर K2 चोटी है, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। तो इसको ध्यान देना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन क्षेत्र तो हमारा ही है। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम चोटी, या इसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन चोटी, दोनों ही नामों से जानी जाती है। दोनों नामों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे चलते हैं अन्य चोटियों पर। जो ट्रांस हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है हिडन, जिसको ग्लेशियर ब्रूम प्रथम भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 8068 मीटर है, जो काराकोरम चोटी से पश्चिम के अंदर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के मध्य ही स्थित है। तो ये चोटी भी काफी ऊंची चोटी है। इसके बाद देखें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लद्दाख श्रृंखला है ये वाली, और जो जास्कर श्रृंखला है, इसके मध्य से चीन से उद्गम होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती हुई फिर महान हिमालय को काटकर पाकिस्तान की तरफ सिंधु नदी जाती है। तो यह भी हमें ध्यान देना होगा कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित होती है, यानी 2 श्रृंखलाओं के मध्य बहती है। तो ये देखिए, ये नदी उत्तर में लद्दाख श्रृंखला के और दक्षिण में जो है जास्कर श्रृंखला के मध्य से होकर के बहती है उत्तर पश्चिम की ओर, और फिर मुड़ के पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो इस तरीके से इसका भी हमें ध्यान रखना है कि सिंधु नदी किन 2 श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है। चलिए आगे चलते हैं अगली महान पर्वत श्रृंखला पर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, तो इसके अंदर देखिए महान हिमालय। ये महान हिमालय भारत, चीन, नेपाल, भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश भारत के अंदर फैली हुई है। तो सबसे पहले इसका ये ध्यान दें। और इसके बाद इसकी जो विस्तार है वो सिंधु के गौर से लेकर ब्रह्मपुत्र के गौर तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। इसकी चोटियां और इसके दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। और इसके साथ साथ यदि हम देखें कि ट्रांस हिमालय को, जो महान हिमालय है, उसको दोनों को अलग करने वाली कौन सी रेखा है, तो दोनों को अलग करने वाली महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो दरारी भाग है, जहां सिंधु नदी का कुछ भाग बह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का भाग इसमें प्रवाहित हो रहा है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसको सिंधु सांगपो सचर जॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान देना है कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो सिंधु सांगपो सचर जॉन उसको कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं महान हिमालय की चोटियों पर। इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इसके अंदर देखें दोस्तों, जैसे हमने बात की थी, जो हमारी माउंट K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो है 8611 मीटर, जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर है। इसके बाद देखिए महान पर्वत श्रृंखला की विभिन्न चोटियां। सबसे पश्चिम में देखें तो नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर के अंदर, वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो कि 8126 मीटर की ऊंचाई की है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारी जो दूसरी चोटी आती है वो है नंदा देवी। और नंदा देवी चोटी जो है ये
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर है। यह भी 7,818 मीटर ऊंचाई की है। इसके बाद देखिए नेपाल की धौलागिरी जो कि 8,172 मीटर की है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर, कुछ किताबों में और गाइडों के अंदर 8,850 मीटर भी इसको कहा जा रहा है, क्योंकि चीनी जो पर्वतारोही हैं ये मानते हैं कि ये इसकी ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और 8,850 मीटर हो चुकी है। इसको तिब्बत के अंदर जो है चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी ध्यान देना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तिब्बत के अंदर किस नाम से जानी जाती है, तो चोमोलुंगमा के नाम से जानी जाती है, और ये नेपाल और चीन की सीमा के ऊपर स्थित है। इसके बाद देखें दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है महान हिमालय में, उसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। तो दूसरे नंबर की है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अब उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक मुख्य चोटी और है नामचा बरवा, जो पूर्वी भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है 7,756 मीटर। तो इनको क्रम से ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर, कई बार इसका क्रम भी पूछ लेते हैं, तो क्रम से भी ध्यान रखना है और ऊंचाई के आधार पर भी ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं महान हिमालय के दर्रों पर। तो देखिए महान हिमालय के अंदर सबसे पहले तो यह समझे दर्रा क्या होता है। तो एक पर्वत चोटी, मान लीजिए ये पर्वत की चोटी है और ये इसकी ऊंचाई है, एक ढाल है, और किसी जगह पर यह पर्वत चोटी नीची हो जाती है और ढाल इसका कम हो जाता है। तो जहां पर पर्वत की चोटी ही स्वयं अपने आप नीची हो जाए तो और वहां से आवागमन आसानी से हो सके, तो ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं, दर्रा। तो पर्वत श्रृंखला नीची हो जाती है उस जगह पर, तो उसको दर्रा कहा जाता है। और उन दर्रों में से नदियां आदि, ग्लेशियर आदि बहते हैं, तो वो गहरा गड्ढा भी हो जाता है, जैसे शिपकीला दर्रे के अंदर है। तो यहां से सतलज नदी प्रवाहित होकर के तिब्बत से आती है। तो चलिए अभी देखते हैं हम कि कौन कौन से राज्य में किस तरीके से दर्रे हैं। तो सबसे पहले लोकेशन के आधार पे, मैप के आधार पे आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला अपन बात करें बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ियां हैं उसी के अंदर बनिहाल दर्रा है। दूसरा देखें बुर्जिल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। अब तीसरा देखें काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो वर्तमान में है वो पाक अधिकृत कश्मीर में, चीन से लेकर पाकिस्तान की तरफ जाने वाला मार्ग बना चुके हैं वो लोग। तो इस तरीके से काराकोरम दर्रा जो है वो इस क्षेत्र के अंदर, वर्तमान के अंदर काराकोरम जो ग्लेशियर है उसके पास भारतीय जो है चौकी है, लेकिन दर्रा जो नीचे की तरफ है पहाड़ियों में वो उनके पाकिस्तान और चीन के अधिकार में है। इसके बाद देखिए जो दोस्तों जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके बाद देखें हिमाचल प्रदेश के अंदर यह है शिपकीला दर्रा, जहां से सतलज नदी प्रवेश करती है तिब्बत से भारत में। और उसके बाद देखें माना दर्रा, ये माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है महान हिमालय में, और भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है यात्रियों के लिए खोला जाता है, इसको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए नीति दर्रा, ये उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है महान हिमालय श्रृंखलाओं से होकर, और तिब्बतीय लोग ऊनी कपड़े आदि बेचने के लिए इस क्षेत्र में आया करते थे, आवागमन के लिए यह भी खुला हुआ है। इसके साथ अगला जो दर्रा है उत्तराखंड का और जो नेपाल है उसकी सीमा के बिल्कुल पास में लिपुलेख दर्रा, तो ये भी तिब्बतीय लोगों के लिए और यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए खुला जाता है। तो इस तरीके से इन तीन दर्रों से, माना, नीति और लिपुलेख, इन तीन दर्रों से कैलाश मानसरोवर जाया जा सकता है। अब आगे देखें दोस्तों, सिक्किम के अंदर एक दर्रा है उत्तरी भाग के अंदर नाथुला, जिसको वर्तमान के अंदर चीन के साथ व्यापार के लिए खोला हुआ है। इसके बाद सिक्किम में ही एक है जलेपला दर्रा, ये भी जो है यात्रा के लिए खोला जाता है, लेकिन वर्तमान में इसमें आवागमन नहीं हो रहा है। तो साथियों आप चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखिए महान हिमालय का पूर्वी भाग के अंदर अंतिम और महत्वपूर्ण दर्रा अपना बोमडीला, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अब उसके बाद देखें पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो सिंधु का गोर्ज है उसके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा है पांगसांग दर्रा। उसके बाद जो है मणिपुर का दर्रा आ जाता है तुजू दर्रा, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है और इसमें अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाया गया है। तो हमें इन दर्रों को राज्यों के आधार पर याद करने हैं दोस्तों, कि कौन से राज्य में दर्रा कौन सा है और महान पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सा है, पूर्वोत्तर भारत के अंदर कौन सा है और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर कौन सा है। तो इसे, इन चीजों को हमको ध्यान देना है। चलिए इन दर्रों को आगे देखें कि किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बनिहाल दर्रा की बात करें हम,
जो हमने देखा था जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जाने वाला राजमार्ग बनिहाल दर्रे से होकर के जा रहा है, जो कि जवार सुरंग जो बनाई गई है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पहाड़ के अंदर से, वो जवार सुरंग भी इसी दर्रे के पास में है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। बुर्जिल दर्रा देखें तो ये श्रीनगर से गिलगित को जाने वाला राजमार्ग इसके अंदर स्थित है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए दोस्तों, जोजिला दर्रा, ये श्रीनगर से लेह तक जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग इसी से होकर जाता है। इसके बाद देखें काराकोरम, जम्मू कश्मीर के अंदर चीन को जोड़ता है जम्मू कश्मीर से, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। इसके बाद देखें शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा जो है वो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है और इससे सतलज नदी बह करके आती है तिब्बत की तरफ से हिमाचल प्रदेश में, यानी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद देखें माना दर्रा, उत्तराखंड से तिब्बत के मानसरोवर को जाने वाला मार्ग इससे होकर के जाता है। इसके बाद नीति दर्रा, उत्तराखंड से तिब्बत की ओर और मानसरोवर की ओर यात्रा की जा सकती है इससे भी। चलिए आगे देखते हैं। अगला दर्रा है लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड के अंदर नेपाल सीमा के पास में स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद देखिए जलेपला दर्रा, ये पूर्वी सिक्किम को जो है तिब्बत से जोड़ता है। और नाथुला दर्रा जो वर्तमान में खोला भी गया है, इसको ध्यान देना है कि ये सिक्किम की चुंबी घाटी से तिब्बत को जोड़ता है और जो एक राजमार्ग बनाया गया है, इससे होकर जो चीनी सामान है वो भारत के अंदर प्रवेश कर सकता है और भारतीय सामान चीन के अंदर जा सकता है, अर्थात इसको व्यापार के लिए खोला हुआ है वर्तमान में। इसके बाद देखिए दोस्तों बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग इससे हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में ये बंद है। इसके बाद पांगसांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, जिसमें राजमार्ग खोला हुआ है बनाकर। तो ये हमारे ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि हमें यह भी ध्यान देना है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, कहां से व्यापारिक मार्ग खोले हुए हैं और कहां से व्यापारिक मार्ग तो खोले हुए नहीं है लेकिन दर्रा स्थित है। चलिए आगे चलते हैं लघु हिमालय पर। तो देखिए महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले अपन बात करें तो लघु हिमालय भी सिंधु के गॉर्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज तक स्थित है। तो 2500 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह स्थित पर्वत श्रृंखला है, लेकिन यहां पर अनेक गंगा की सहायक नदियों ने और सिंधु की सहायक नदियों ने इसको काटकर अनेक भागों में विभाजित कर दिया और अलग अलग भागों के नाम अलग अलग हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखें जम्मू कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे पश्चिमी भाग है लघु हिमालय का। इसके बाद आगे आइए दोस्तों, यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल जो है इस क्षेत्र के अंदर जो धौलाधर पर्वत श्रृंखला है, इसके अंदर जो है पर्यटन स्थल है। तो दूसरी पर्वत श्रृंखला हमारी धौलाधर आ जाती है। उसके बाद देखें उत्तराखंड के अंदर कुमायूं श्रृंखला इसी का भाग है। इसके बाद नेपाल के अंदर देखें दोस्तों, इसे महाभारत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए सिक्किम के अंदर डोकिया श्रृंखला के नाम से जाना जाता है और डफलाबूम श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश और जो है भूटान के अंदर इसको जाना जाता है। इसी के पास में है ब्लैक श्रेणी यानी ब्लैक श्रृंखला यानी काली श्रेणी, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश और भूटान के दक्षिणी भाग में फैली हुई है। और इसके बाद इसे असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी भाग को जो अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर फैली हुई है। चलिए आगे चलते हैं कि महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सा दरार है, कौन सा भाग है जो इन दोनों को विभाजित करता है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, केंद्रीय सीमाग्र थ्रस्ट CBT यानी महान और लघु हिमालय को जो दरारी श्रृंखला पर्वत बनते समय जब नीचे की तरफ से दरार आई तो उस भ्रंश को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय सीमाग्र थ्रस्ट CBT, सेंट्रल बाउंड्री थ्रस्ट। तो इसको ध्यान देना है, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य CBT के नाम से एक भ्रंश रेखा है जो इन दोनों श्रृंखलाओं को अलग करती है। चलिए आगे चलते हैं अगले शिवालिक हिमालय पर। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, जो सबसे दक्षिण में या दक्षिणी हिमालय का भाग है, ये एक बहुत ही कम ऊंचाई की टूटी फूटी श्रृंखलाबद्ध रूप में है और इसका विस्तार पोटवार बेसिन से लेकर जो है कोसी नदी तक स्पष्ट रूप से मिलता है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पश्चिम में जम्मू कश्मीर के अंदर किराना श्रृंखलाओं के नाम से जानी जाती है। उसके बाद
जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है उसमें मोरनी की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, विशेष रूप से कालका और उसके पहले के क्षेत्र में। फिर उसके बाद में कालका पहाड़ियों के रूप से के नाम से जानी जाती है। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर ये सोमेश्वर डूंडवा के नाम से जानी जाती है। नेपाल के अंदर पश्चिमी भाग में इस श्रृंखलाओं का नाम चूरिया और पूर्वी भाग के अंदर मुरिया श्रृंखला है। तो इसको नाम ध्यान रखना है, नेपाल के अंदर पश्चिमी भाग में चूरिया और पूर्वी भाग में मुरिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये पूर्वी भाग के अंदर जो है शिवालिक श्रेणियों के नाम से ही जानी जाती है, और जो पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र है वहां तक ये श्रृंखलाबद्ध रूप में मिलती है। विशेष रूप से तो कोसी नदी तक ही इसका स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बिहार के अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ चट्टानों के रूप में वहां पर पश्चिमी बंगाल तक भी ये दिखाई देती है। चलिए इसके बाद देखें कि जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है उसके बीच में कौन सा भ्रंश है या कौन सी चीज उसको अलग करती है। तो उसके अंदर मुख्य सीमाग्र भ्रंश यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है MBT के नाम से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को पृथक करता है, एक भ्रंश के रूप में स्थित है। तो अब चलते हैं दोस्तों संभावित प्रश्नों पर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर देखें दोस्तों, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और नाथुला पश्चिमी बंगाल। तो इसके अंदर देखिए शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी आ रही है, बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर में है और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। लेकिन नाथुला जो दर्रा है, जो भारत से चीन को व्यापारिक मार्ग भी खोला गया है, वो है सिक्किम में। तो ये पश्चिमी बंगाल में नहीं है, यही हमारा जोड़ा असुमेलित है। तो ये हमारा आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रीनगर से लेह जाने के लिए कौन से दर्रे से गुजरना होगा, यानी श्रीनगर से लेह लद्दाख हम जाएं तो किस दर्रे से हमको गुजरना होगा। काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल में से। तो हमने देखा था कौन सा दर्रा था इसमें, इसके अंदर आएगा जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा से होकर के और श्रीनगर से लेकर लेह लद्दाख के लिए मार्ग निकाला गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो हिमालय है इसका प्रदेशों के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, और जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो विभिन्न नदियों के द्वारा हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर जो काटा गया है उसके आधार पर एक नदी से लेकर दूसरे नदी के गॉर्ज तक हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण होता है, और इसको प्रदेश के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे पश्चिम में यहां पर सिंधु के गौड़ से लेकर पूरा उत्तर से दक्षिण की ओर हम बात करें, और दूसरा सतलज के गौड़ से लेकर उत्तर से दक्षिण तक बात करें, तो यहां सिंधु के गौड़ से लेकर सतलज के गौड़ तक का जो हिस्सा है उसे पंजाब हिमालय हम लोग कहते हैं। अब हिमाचल हिमालय यानी इसके अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का भाग आता है। ये टोटल लंबाई इसकी 570 किलोमीटर है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, सारी पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसके अंदर देखें दोस्तों कि जो दक्षिण भाग के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जिसके अंदर महान हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखलाएं और मोरनी पहाड़ियां महत्वपूर्ण है। कभी कभी इस भाग से मोरनी पहाड़ियों के लिए पूछ लिया जाता है, जो कि इस तक हरियाणा तक आ जाती है, पंचकुला तक। चलिए इसको आगे देखते हैं। और दूसरा विभाग, दूसरे विभाग के अंदर दोस्तों कुमाऊं हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलज नदी के गौड़ से लेकर यहां पर महाकाली नदी है, जो कि नेपाल और भारत की सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर तिब्बत की तरफ से आती है। तो ये भी हिमालय को दो पार्ट में विभाजित कर देती है, गॉर्ज बना देती है यहां पर। तो इसके मध्यवर्ती जो भाग है इसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय का भाग नहीं आता। इसके अंतर्गत महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का भाग ही आता है। तो इसे हम ध्यान देना है इसको। और ये 320 किलोमीटर लंबा है और दो राज्यों के अंदर फैला हुआ है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी के पूर्व वाला भाग और उत्तराखंड। तो इस तरीके से दो राज्यों में फैला हुआ ये भाग है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रादेशिक वर्गीकरण पर। तो अगला जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसको देखें दोस्तों कि ये महाकाली या काली रिवर से लेकर पूर्व के अंदर जो है तिस्ता नदी के गौड़ तक। तिस्ता नदी भी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को काट करके नीचे की ओर आती है, दक्षिण की ओर आती है। तो इस पूरे प्रदेश को
क्योंकि ये नेपाल में फैला हुआ है तो इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत भी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों ही पर्वत श्रृंखलाएं आती है। इसके अंदर भी ट्रांस हिमालय नहीं आता है। ट्रांस हिमालय यहां से जम्मू कश्मीर से तिब्बत की ओर चला जाता है और चीन के अंदर स्थित है। इस भाग की जो लंबाई है नेपाल के अंदर 800 किलोमीटर है और ये नेपाल और पश्चिमी सिक्किम के अंदर फैला हुआ है। इसी भाग के अंदर कंचनजंगा चोटी, जो हमारे भारत की दूसरे नंबर की चोटी है, वो भी स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले हिमालय के ऊपर। तो देखिए साथियों, तिस्ता नदी से लेकर जो भूटान और अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज तक, इसके अंतर्गत भी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों ही आती हैं। तो ये इसकी टोटल लंबाई जो है 740 किलोमीटर है और ये पूर्वी सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और कुछ भाग इसका दक्षिणी भाग जो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का है, कुछ कुछ असम के अंदर भी स्थित है। तो ये हमें ध्यान देना है कि प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर भी ये तो 4 सिंधु के गौर से लेकर ब्रह्मपुत्र के गौर तक थे, लेकिन पूर्वांचल हिमालय जो है उसको भी एक प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर हिमालय का भाग माना जाता है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, जो पूर्वांचल हिमालय है उसके अंदर देखिए सिंधु नदी के गोर्ज के बाद यहां से लेकर मिजोरम तक जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ियां फैली हुई है, उनको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। इस पूर्वांचल हिमालय के अंदर सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी पहाड़ियां हैं। इसके बाद देखें तो असम में मिकिर पहाड़ियां हैं ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में ही म्यांमार और भारत के मध्य सीमावर्ती क्षेत्र में पटकोईबुम पहाड़ियां हैं। इसके बाद मणिपुर के अंदर मणिपुरी पहाड़ियां और नागालैंड में नागालैंड पहाड़ियां हैं। तो राज्य के नाम पर ही इसमें पहाड़ियां हैं। इसके बाद नीचे देखें तो मिजो पहाड़ियां हैं और त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरी पहाड़ियां हैं, यानी त्रिपुरी हिल्स भी इनको कहते हैं। तो इस तरीके से क्षेत्र के नाम के आधार पर बस हमें ये 2-3 ध्यान देना है। यहां पर इनको सबसे ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। मिश्मी पहाड़ियां ये अरुणाचल प्रदेश में है, मिकीर पहाड़ियां एक जैसा ही नाम है लेकिन ये असम में स्थित है, और पटकाईबुम ये 3 पहाड़ियां पूर्वांचल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछी गई हैं। तो इसको विशेष ध्यान रखना है हमें। तो ये थे हमारे प्रादेशिक वर्गीकरण। तो इसके अंदर राज्यों को देखें आप, तो राज्यों के अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 5 राज्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ संभावित प्रश्न जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है और हिमालय के प्रादेशिक और जो भौगोलिक वर्गीकरण है उससे संबंधित यदि हम बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन है, मिश्मी पहाड़ियां निम्नांकित में से हिमालय के कौन से भाग में स्थित हैं? तो इसमें देखिए दोस्तों, पूर्वांचल हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय में से देखना था कि मिश्मी पहाड़ियां जो है वो कौन से भाग में स्थित है, यानी प्रादेशिक विभाग का जो हमने वर्गीकरण किया था उसमें से हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल हिमालय। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चुरिया और मुरिया श्रेणियां कहां स्थित है? तो चुरिया और मुरिया श्रेणियां हमने भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत देखी थी। तो इसमें देखना है कि उत्तराखंड, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल जो प्रदेश है इनमें से कहां पर चुरिया और मुरिया पहाड़ियां स्थित हैं। तो इसके अंदर आंसर हमारा आ जाएगा नेपाल हिमालय के अंतर्गत ये पहाड़ियां स्थित हैं। चलिए आगे चलें अगले प्रश्नों पर। जो हमने प्रश्न इस टॉपिक के प्रारंभ में देखे थे, इससे संबंधित जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं उनको देखते हैं। अब आप स्वयं ही इनके आंसर दे देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन 2 देशों को जोड़ता है? तो इन देशों में से हमको देखना है भारत नेपाल, चीन नेपाल, पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान चीन, क्योंकि काराकोरम जो दर्रा है वर्तमान में चीन और पाकिस्तान के अंदर स्थित है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जो चीन के पास है भारत का हिस्सा, उनको जोड़ता है। यानी ये हो गया चीन और पाकिस्तान के मध्य। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है वह है। तो इसमें देखिए ए त्रिपुरा, दूसरा मेघालय, तीसरा आसाम और डी के अंदर मिजोरम। तो इसके अंदर देखें दोस्तों कि कौन सा इसके अंदर तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के अंदर ऐसे प्रवेश किया हुआ है और तीनों तरफ से उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्र से जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अगले प्रश्नों पे चलें। तो ये प्रश्न 2005 कांस्टेबल का है, सर क्रीक क्या है? तो सर क्रीक देखिए इसके अंतर्गत क्या है, हमने देखा था जब हमने तटवर्ती सीमाएं देखी थी
तो इसके अंदर देखिए, भारत का प्रथम मानव रहित वायुयान, भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाला दलदलीय क्षेत्र, अमेरिका का उपग्रह और भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित दर्रा। तो देखिए, दर्रे तो ज्यादातर हिमालय के अंतर्गत हैं, लेकिन जो दलदलीय क्षेत्र है और एक छोटी सी खाड़ीनुमा क्षेत्र है, ये कच्छ प्रायद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। तो ये हमारा आंसर बी इसमें हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? और इसको कई बार पूछा हुआ है, प्रश्न को 2009 के अंदर पूछा। मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो साथियों, जो भूमध्य रेखा है उसी को विषुवत रेखा के नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से और 0 डिग्री अक्षांश की रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, जो कभी कभी हिंदी के प्रश्नों में भी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ आ जाता है। तो इसको हमको ध्यान देना है, तीनों नाम ध्यान रखने हैं विषुवत रेखा के। और हमारा आंसर जो है वो भारत के अंदर 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश गुजरता है, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। इसलिए हमारा आंसर कर्क रेखा भारत के अंदर आ जाएगा और भारत के 8 राज्यों से ये गुजरता है। तो ये थे हमारे प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आए हुए थे। तो दोस्तों, जो भारत का परिचय है और भारत के जो भौतिक विभाग है, उसमें से हर बार कांस्टेबल में एक ना एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।